ऑडिबल है सबको? Yes, sir. Yes, sir.
चलो स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो यहीं से शुरू करना था, लैक्टेशन, है ना? कल आपका पार्चुरेशन हो गया था, आज लास्ट टॉपिक है इसका लैक्टेशन, और चैप्टर अगले 5 मिनट में खत्म होगा। उसके बाद अपन एनसीईआरटी को थोड़ा देख लेंगे और फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। बच्चे अभी तक ऐड हो रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ। तो देखो, कल हमने ये देख लिया था, यहाँ तक हो गया था, जल्दी बताओ। यस सर। ये सब देख लिया था हमने, है ना, कि ऑक्सीटोसिन मेन हार्मोन है किसके लिए? पार्चुरेशन के लिए। उसमें रिलैक्सेशन भी क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये सारी बातें हमने देख ली थी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब। लैक्टेशन, है ना। लैक्टेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ मिल्क इजेक्शन, ठीक है। मतलब जो फीटस होता है उसको ब्रेस्ट फीडिंग करना, उसी को बोलते हैं लैक्टेशन अपन। तो देखो, द मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन। ध्यान रखो, आपको पहले भी बताया था मैंने कि जब तक लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी तब तक, लेटर प्रेगनेंसी जब होता है ना, मतलब 5-6 महीने बाद, तब मिल्क बनना शुरू होता है मैमरी ग्लैंड्स के अंदर। और इजेक्शन आपका चाइल्ड बर्थ के बाद होता है, मतलब पार्चुरेशन के बाद होता है। तो वही बोल रहा है कि मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे ही मैमरी ग्लैंड में क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है, डिवीजन होता है। तो क्या बताओगे? डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। बताया ना, जब प्रेगनेंसी का एंड आता है तब वो मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू करता है, ठीक है बेटा? जल्दी बताओ, है ना। और यस। उस मिल्क सिक्रीशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? लैक्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टेशन, ठीक है। और लैक्टेशन क्यों करती है फीमेल? क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपका न्यू बॉर्न है उसको फीड कर सके। आपको पता है कि जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसको मिल्क की बहुत जरूरत है। किसकी मिल्क की? मदर के मिल्क का। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। उस एंटीबॉडी से उस बच्चे को क्या मिलता है? रेजिस्टेंस मिलता है शुरुआती के दिनों में, है ना, बीमारी से बचाता है। तो देखो आप, द मिल्क प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखने का। जो शुरुआती कुछ दिन में जो मिल्क बनता है ना मदर का, है ना, उसको अपन कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेल्दी बेबी के लिए। इसीलिए बोला जाता है कि प्रमोट किया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए शुरुआती के 2-3 महीने तक, है ना। तो देखो, द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। ये स्लाइटली येलो कलर का होता है, विच कंटेन्स, क्या क्या होता है इसमें? सेवरल एंटीबॉडीज। जो मेन एंटीबॉडी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार, है ना, कि कौन सा एंटीबॉडी मिलता है मदर्स के मिल्क में? कौन सा एंटीबॉडी है? जल्दी बताओ। IgA, ठीक है। The milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum, slightly yellow in color, which contains several antibodies, absolutely essential to develop resistance for the newborn babies. अभी जो आपका फीटस है उसके अंदर पूरा ऐसा रेजिस्टेंस नहीं आया खुद से, तो इसमें रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए यह मिल्क बहुत जरूरत होता है। किसकी? कोलेस्ट्रम की, ठीक है। इसमें एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को क्या देता है? रेजिस्टेंस। आगे और क्या क्या होता है कोलेस्ट्रम में? इट इज रिच इन कैलोरीज एंड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी बताई दी आपको, IgA मिलता है मेनली इसमें, ठीक है। कोलेस्ट्रम कंटेन्स एसेंशियली द सेम, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रम कंटेन्स एसेंशियली द सेम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोटीन्स एंड लैक्टोज एज मिल्क बट ऑलमोस्ट नो फैट। मतलब जो आपके मिल्क होते हैं ना, एग्जैक्टली जो मदर मिल्क है उसका कॉम्पोजिशन दोनों का सेम है। आप जो बफेलो का, काऊ का, उन सब का मिल्क देखो, उसमें भी आपको मिलेगा प्रोटीन, उसमें भी आपको मिलेगा लैक्टोज, लेकिन उन सब मिल्क में एक और चीज मिलेगा आपको, फैट। लेकिन मदर्स के मिल्क में आपके प्रोटीन तो मिलेगा एग्जैक्टली जैसे वो मिल्क में मिलता है ना, काऊ बफेलो का। लैक्टोज तो मिलेगा लेकिन इसमें फैट नहीं होता है। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। यस सर। अगला देखो, यस। जो IgA एंटीबॉडी है, दिस एंटीबॉडी प्रोवाइड्स, यह क्वेश्चन 10 बार पूछ चुका है, याद रखना, है ना। पूछता है कि मदर्स मिल्क में जो, आप पढ़ोगे आएंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, आप समझोगे पैसिव इम्यूनिटी किसको बोलते हैं, एक्टिव किसको बोलते हैं। बस अब इतना याद रखो, जो मदर्स मिल्क है ना,
वह पैसिव इम्यूनिटी देता है बच्चे को। पैसिव किसको बोलते हैं? जब कहीं से बाहर से आपके अंदर कोई चीज आए और वह आपको इम्यूनिटी दे, उसको बोलते हैं पैसिव अपन, है ना। हमारा बॉडी खुद कुछ डेवलप करके हमें इम्यूनिटी देता है, उसको बोलते हैं एक्टिव। वो पढ़ेंगे बाद में, पहले ये समझ लो, बस इतना याद रखना कि जो एंटीबॉडी मिल्क में है वह बच्चे को कौन सा देता है? आपका नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। इसको याद रखना टू द चाइल्ड। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। चलो, इसमें कोई है बताने लायक नहीं है कुछ। आगे देखो, इसको आप पूरा याद रखोगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। सिक्रीशन ऑफ मिल्क और इजेक्शन ऑफ मिल्क दोनों अलग अलग चीज है। सिक्रीशन मतलब मिल्क कहां बना था, जल्दी बताओ। मिल्क का फॉर्मेशन कहां हुआ था? किसको याद है? मिल्क का फॉर्मेशन कहां हुआ था? सर पढ़ेंगे तब तो याद होगा। मिल्क का फॉर्मेशन कहां हुआ था कर्तव्य? Sir, mammary gland. मैमरी ग्लैंड में कहां? Alveoli. एल्वियोलाई। तो बोलती क्यों नहीं है? मैमरी ग्लैंड के कहां पे हुआ था? एल्वियोलाई में हुआ था, ठीक है। मिल्क का आपका फॉर्मेशन, वहां से मिल्क बाहर निकल के तब डक्ट में आता है, फिर आपका लैक्टिफेरस डक्ट में जाता है ना। तो वहां से मिल्क का सिक्रीशन कौन करवाता है? आपका कोई दूसरा हार्मोन। और मैमरी ग्लैंड से बाहर निकालने वाला, उसको इजेक्शन बोलते हैं, वो कोई दूसरा ग्लैंड है। मिल्क बना कहां पे? आपका एल्वियोलाई ऑफ मैमरी ग्लैंड, है ना। उस एल्वियोलाई से सिक्रीट करवा के उसको निप्पल तक कौन पहुंचाया? वो हार्मोन दूसरा है। और बॉडी से बाहर के निकलने को प्रोसेस को इजेक्शन बोलते हैं, उसके लिए दूसरा हार्मोन। तो देखो आप, सिक्रीशन ऑफ मिल्क मतलब एल्वियोलाई से बाहर कौन निकाला उसको? प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीटेड बाय मदर्स एंटीरियर प्यूटिट्री। ये मदर के एंटीरियर प्यूटिट्री इसको सिक्रीट करता है, प्रोलैक्टिन को। वैसे ऐसे समझो, मिल्क फॉर्मेशन मतलब मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है प्रोलैक्टिन, और मिल्क का इजेक्शन बॉडी से बाहर करवाता है कौन? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ये लिख रहा है। दूसरा एक और हार्मोन है आपका ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। लैक्टोजेन जैसे ही आ गया, पता चल गया कि मिल्क से रिलेटेड है ना। ऑल्सो सपोर्ट्स प्रोलैक्टिन इन प्रोमोटिंग मिल्क सेक्रेशन, है ना। मेन हार्मोन है मिल्क सेक्रेशन के लिए या मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन, उसमें एचपीएल भी हेल्प करता है उसको, ठीक है। और जब मिल्क को बॉडी से बाहर निकालना है, मतलब फीटस को ब्रेस्ट फीड करना है, उस समय जो उसको बोलते हैं इजेक्शन या लेट डाउन ऑफ मिल्क, है ना। मिल्क को बॉडी से बाहर निकालना, मैमरी ग्लैंड से बाहर निकालना, वह काम करवाता है ऑक्सीटोसिन। और इसको कौन प्रोड्यूस करता है? पोस्टीरियर प्यूटिट्री, याद रखने का। इसको करेगा पोस्टीरियर और उसको करता है एंटीरियर, ठीक है। इसको सिक्रीशन करवाता है। सिक्रीशन मतलब आपको पहले ही बताया था, याद करो, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सिक्रीशन और प्रोडक्शन में फर्क है, पता है ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. है ना, Yes, मैंने sir. आपको बताया था। देखो होता क्या है, ये जो ऑक्सीटोसिन है ना, बनाता है इसको कौन है? हाइपोथैलेमस। कौन बनाता है इसको? हाइपोथैलेमस। या हाइपोथैलेमस यहां से बनाने के बाद इसको किसको दे देता है? पोस्टीरियर प्यूटिट्री को। यह पोस्टीरियर प्यूटिट्री इसको क्या करता है? स्टोर करके रखता है, और जब जरूरत होता है तो यहां से क्या क्या कर देता है? इसका सिक्रीशन। आई बात समझ? जल्दी बोलो। वही लिख रहा है, Yes. देखो। Yes, sir. Oxytocin produced in hypothalamus and stored in posterior pituitary, from where it is secretes out in blood and leads to ejection of milk. तो ये सब हार्मोन का नाम आपको याद रखना जरूरी है। चलो, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब अपन एनसीईआरटी हाइलाइट्स देख लेते हैं। सबको दिखाई दे रहा है? क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. यह आपके एनसीईआरटी से उठाया गया है पूरा है, ठीक है। तो आप देखो, अब फर्टिलाइजेशन से मैंने उठाया, उससे पहले कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं। इससे पहले कभी मैं पढ़ा दूंगा, कभी टाइम मिलेगा तो। मैंने फर्टिलाइजेशन से एनसीईआरटी का पूरा लिया है, और एनसीईआरटी को देखते हैं। ये सब पढ़ने के बाद एनसीईआरटी में कुछ आपको लगेगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं एनसीईआरटी में दिया हुआ। चलो देखते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वजाइना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? इंसेमिनेशन। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, pass through the cervix, enter into the uterus, and finally reach the ampullary region of the fallopian tube. आपने पढ़ा है, पहले इंसेमिनेशन होता है, फिर वो क्रॉस करते करते कहां पहुंचेगा? फाइनली एम्पुलर रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। द ओवम रिलीज बाय द ओवरी, ये भी वहां पहुंच जाएगा। ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो पहला क्या निकला? फर्टिलाइजेशन कहां होता है? एम्पुलर रीजन में। आगे क्या दिया हुआ देखो, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region। पहले ही बता दिया था। मान लो ओवम कितने देर सर्वाइव कर सकता है? 24 घंटे। अब स्पर्म पहुंचा यहाँ पे 72 घंटे बाद, कोई फायदा नहीं है। ओवम तब तक क्या हो चुका है? उसके अंदर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खत्म हो चुका है। बात समझ में आ रही है? तो वही बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब दोनों साइमल्टेनियसली, मतलब सही टाइम पे एक दूसरे के करीब आए। चलो आगे देखो। This is the reason why
नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। और इसी के कारण क्या होता है कि हर कॉपुलेशन प्रेगनेंसी में कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक पहले रिलीज हो गया, मतलब कॉपुलेशन 2 दिन के बाद हो रहा है, कभी कॉपुलेशन पहले हो गया, एक बाद में आ रहा है ना। तो इसीलिए हर कॉपुलेशन के कारण प्रेगनेंसी नहीं होता है। जब सही टाइम पे होगा, दोनों साइमल्टेनियस पोजीशन में होगा, मतलब एक साथ पहुंचेगा एम्पुला में, तो ही आपका प्रेगनेंसी होता है। आगे देखो, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ a sperm with an ovum is called fertilization, सबको पता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन a sperm comes in contact with the zona pellucida layer। यहाँ पे वो सब नहीं बताया कि कैसे कोरोना हटा, कैसे जोना। यहाँ पे सीधे क्या है, स्पर्म आया और किसको टच किया, जोना पेलोसिडा लेयर को। और आपको बताया था कि जैसे ही स्पर्म आके जोना पेलोसिडा लेयर को टच करेगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका परमेबिलिटी चेंज हो जाता है ना, जल्दी बताओ बोलो। Yes, sir. और परमिलिटी चेंज होने के कारण क्या होता है, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीएस्पर्मी, है ना। तो इसमें इतना कुछ नहीं लिखा, सीधे क्या लिख दिया, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन a sperm comes in contact with the zona pellucida of the ovum and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperm। देखो सीधे क्या लिख दिया, induces changes in the membrane। अब कुछ पता ही नहीं है, अब बच्चा पढ़ेगा सर क्या चेंज हुआ होगा, अब यही चेंज हुआ है। क्या हो गया यहाँ पे, इसका क्या चेंज हो गया, परमेबिलिटी। रैपिड इन्फ्लक्स किसका होने लगता है, जल्दी बताओ, किस आयन का, Sodium ion. है ना। तो यही मेम्ब्रेन में चेंज हो गया, मतलब इसका परमेबिलिटी चेंज होता है और यह एडिशनल स्पर्म को ऊपर ही रोक देता है, अंदर नहीं जाने देता है। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। Thus, Yes. it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. The secretions of the acrosome helps the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane। आपको पहले से पता है, जो एक्रोजोम का सिक्रेशन है वही सारे लेयर को डाइजेस्ट करता है और स्पर्म आपका साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है, किसके, ओवम के। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मेयोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। और जैसे ही जोना पेलोसिडा को टच करता है, उसको तोड़ के जैसे ही आपका स्पर्म एंटर करता है, तुरंत आपका रिज्यूम हो जाता है कौन सा प्रोसेस, मियोसिस 2, है ना। और वो कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte एंड सेकेंड पोलर बॉडी। याद है ना, सेकेंड पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाता है, वही लिख रहा है। This induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte. The second meiotic division is also unequal and results in the formation of a second polar body and a haploid ovum। ovum को हम oocyte भी बोलते हैं। क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Soon the haploid nucleus of the sperms and that of the ovum, किसका फ्यूजन होता है, याद है ना, न्यूक्लियस का ही फ्यूजन होगा, साइटोप्लाज्म का, इसमें सीधे न्यूक्लियस का बताया। Soon the haploid nucleus of the sperms and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote। How many chromosomes will be there in the zygote? मैंने बताया था कितने होंगे, कितने, 46 होगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes, sir. हाँ, one has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage। ये पूरा बात एनसीईआरटी से उठाया था, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। As you know, the chromosome pattern in the human female is XS और मेल में XY, ठीक है। तो ये बताया था, ये पूरा एनसीईआरटी से देखा था हमने, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। चलो अब नीचे आते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है, साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। ठीक है बेटा, क्लियर है, बोलो। Yes, ये yes. देखो, अब आया का प्रोसेस शुरू हुआ। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एट द जाइगोट। हमने क्या बना लिया फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट। अब आया की कहानी बता रहा हूं आपका कि जाइगोट कैसे कैसे डिवाइड करेगा, और पहले मोरूला बनाएगा, फिर क्या बनाएगा, ब्लास्टूला बनाएगा, है ना। मोरूला बना, फिर ब्लास्टोसिस्ट बना, फिर उसमें से क्या बना आपका, सारे जर्म सेल बने। यहाँ पे सीधे सीधे बहुत सिंपल तरीके से दिया हुआ है। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एट द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus। जैसे जैसे ही जाइगोट बना, वह मूवमेंट भी कर रहा है और यह डिवीजन भी कर रहा है। कौन सा डिवीजन, क्लीवेज, है ना। एंड फॉर्म्स 2 4, पहले के बाद 2 बनेगा, दूसरे के बाद 4, तीसरे के बाद 8, और उसके बाद 16 डॉटर सेल कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, बोलो, मोरूला, है ना। द मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट। मोरूला में और डिवीजन होता रहता है। तो 8 से 16 वाले स्टेज को बोल दिया मोरूला, और 32 से लेके 64 वाले स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, बोलो, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, वही लिख रहा था, मोरूला continues to divide and transforms into blastocyst as it moves further into the uterus। the blastomeres in the blastocyst। अब जब ब्लास्टोसिस्ट बन गया, तब ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, सेल्स का अरेंजमेंट हो जाता है, वही लिख रहा है, देखो। the blastomeres in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast
and an inner group of cells attached to the trophoblast called the, क्या बोलते थे उसको, inner cell mass, है कि नहीं, बोलो. Yes, sir. अब देखो, the trophoblast layer then gets attached to the, अटैचमेंट कौन देता है, एंडोमेट्रियम से जाके अटैच कौन होता है, क्योंकि बाहर में ट्रोफोब्लास्ट है तो यहीं जाके अटैच होगा एंडोमेट्रियम से, है ना. और इनर सेल मास क्या बना लेता है, फाइनली क्या बना लेता है, एम्ब्रियो. Embryo. ठीक है, वही लिख रहा है देखो. The trophoblast layer then gets attached to the endometrium and the inner cell mass gets differentiated as the embryo. After attachment क्या होता है, पूरी तरह से उसको यूट्रस या एंडोमेट्रियम का टिश्यू उसको अंदर कवर कर लेता है. और ऐसे प्लेसेंटेशन को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल प्लेसेंटेशन. कल ही बताया था, याद है ना, बोलो. Yes, sir. एज अ रिजल्ट, जैसे ही अटैचमेंट हो गया, एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस. दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी. है कि नहीं आसान, जल्दी बताओ, ये सारी बातें हमने पढ़ी है कि नहीं, बोलो. Yes, sir. ये देखो, ये क्या है आपका, ये भी बताया था मैंने, सेकेंडरी ओसाइट एग्जैक्ट से. ये क्या हो गया, फर्टिलाइज्ड ओवम. यहाँ पे 2 सेल्ड, यहाँ पे 4 सेल्ड, यहाँ पे 8 सेल्ड मोरूला, यहाँ पे 16 सेल्ड मोरूला, और यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट. यही ब्लास्टोसिस्ट आया और एंडोमेट्रियम से आके अटैच हो गया, मतलब इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट. क्लियर है बेटा, बोलो. Yes, sir. अगला हमने कल देखा था प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. अब अटैचमेंट हो गया, जैसे ही अटैचमेंट हो गया उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन. और जैसे ही इम्प्लांटेशन हो गया, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी. सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हुआ मतलब लेडी प्रेग्नेंट हो गई. अब उसके बाद क्या हुआ था देखो, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल, क्या बोलते थे उसको, कोरियोनिक विलाई. याद है ना, which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. The chorionic villi and uterine tissue become interdigitated with each other and jointly form a structure and function. इसको क्या बोलते थे अपन, प्लासेंटा. ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन कल उठाया था कि नहीं हमने, जल्दी बताओ, बोलो. Yes. आपने सब देखा था, ये सब वही है. The placenta facilitate the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste materials. जिसको नहीं समझ में आएगा लाइन बोल देगा, क्योंकि ये कल पूरा पढ़ा है, एनसीईआरटी का लाइन से था. The placenta is connected to the embryo. किससे कनेक्ट होता है प्लासेंटा, एम्ब्रियो से. कौन सा कॉर्ड था, Umbilical cord. umbilical cord, है ना, वही लिखा हुआ है. The placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which helps in the transport of substances to and from the embryo. Placenta also acts as an endocrine tissue और ये बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जैसे एससीजी, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजोन, जे जो आपको किस में अभी पढ़ाया था, एचपीएल, किस में हेल्प करता है, मिल्क के सिक्रीशन में, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एक्सेट्रा. In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. Ovary कहने का मतलब कौन, कौन, कॉर्पस ल्यूटियम, है ना. कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी का पार्ट है, सब जानते हो. ओवरी में ही बन रहा था ना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, फिर आपका ग्राफियन फॉलिकल, यही टूटा था कॉर्पस ल्यूटियम. तो ओवरी का पार्ट ही है ना कॉर्पस ल्यूटियम, जल्दी बताओ. Yes, sir. तो ओवरी लिखने का मतलब है यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है, लेट अस रिमेंबर दैट एचसीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वीमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. कल ही बताया था, ये सारे हार्मोन जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो ही सिक्रीट होता है. दूसरी बात, इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एक्सेट्रा आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड. और इन सबका बढ़ना जरूरी है, कल बताया था, क्योंकि दे सपोर्ट फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन जैसे ही हो जाता है, द इनर सेल मास, इसमें सीधा लिख दिया, इनर सेल मास ही क्या करता है बेटा, डिफरेंशिएट करता है. और क्या बना देता है, जल्दी बताओ, डिफरेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ectoderm, an inner layer called endoderm, and the mesoderm soon appear between the ectoderm and endoderm. क्लियर है. इनर सेल मास ही बनाया Yes, था sir. ना. इनर सेल मास से आपको याद होगा, इनर सेल मास दो पार्ट में बट गया था, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, है ना. और एपिब्लास्ट ने तीनों लेयर को बना दिया था. यहाँ पे सीधे लिख दिया इनर सेल मास, डिफरेंशिएट किया और बना दिया आपको तीनों लेयर. क्लियर है बेटा. Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन सा लेयर कब बना, एक्टोडर्म एंडोडर्म बनता है पहले, और बाद में उन दोनों के बीच में कौन बन जाता है आपका, जल्दी बताओ, मेसोडर्म. ठीक है, पहले एक्टोडर्म फिर एंडोडर्म, और उस दोनों के बीच में एक और लेयर अपीयर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, मेसोडर्म. ठीक है, जल्दी बोलो. Yes, sir. Yes, sir. These three layers give rise to all the tissue organs in adult. It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells, which have the potency to give rise to all the tissue and organs. जो inner cell mass था ना,
वो कैसे सारा ऑर्गन बना दिया? इनर सेल मास में कुछ स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल किसको बोलते हैं जानते हो? अनडिफरेंशिएटेड सेल। किसको बोलते हैं जल्दी बताओ? अनडिफरेंशिएटेड सेल। यही डिफरेंशिएट हो के सारा ऑर्गन हमारे बॉडी का बना देता है। तो कोई पूछे कि इनर सेल मास में ऐसा क्या है कि वह पूरा ऑर्गन बना देता है, तो बोलोगे इनर मास में क्या प्रेजेंट है? कौन सा सेल प्रेजेंट है? जल्दी बताओ। स्टेम सेल्स। जो एपिब्लास्ट था उसमें कौन से सेल है? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल। यही डिफरेंशिएट होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा और पूरा फीटस मतलब पूरा ऑर्गन बना देगा। What are the major features of embryonic development at various month of pregnancy? जो कल आपने देखा था, the human pregnancy lasts for 9 month, है ना? अब ये कल आपको बताया था कि कितने दिन डॉग का, एलिफेंट का, कैट का, आंसर दे दिया था मैंने, उसमें लिखा हुआ है। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month of pregnancy पहले क्या बनता है बेटा? हार्ट बनता है। और उसको साउंड को कैसे सुन सकते हैं? स्टेथोस्कोप की मदद से। पढ़ा था सब? जल्दी बताओ। Yes, sir. पूरा एनसीईआरटी नोट्स में कवर है, ऐसा नहीं है। चलो आगे देखो। उसके बाद ये सब आपने कल देख लिया था। उसके बाद क्या हुआ था? सेकेंड मंथ में क्या बनता है? लिम्स और डिजीज आ जाता है, ठीक है। और 12 मंथ के एंड पे क्या हो गया? मेजर ऑर्गन सिस्टम सारा बन जाता है, जैसे कि लिम्ब और एक्सटर्नल जेनिटलिया वेल डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस 5वें मंथ में आता है। सर पे बाल 5वें मंथ में आता है। पूरे बॉडी पे बाल सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उसका सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब 24 वीक के बाद उसमें आईलिड सेपरेट हो जाता है, आई लैसेस बन जाता है, पूरी तरह से पूरा बॉडी हेयर से कवर हो जाता है। और 9th मंथ के बाद तो पूरी तरह से डेवलप हो गया होता है, पार्चुरेशन के लिए रेडी होता है। पार्चुरेशन, लैक्टेशन। देखो द एवरेज ड्यूरेशन 9 मंथ होता है, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। vigorous contraction of uterus at the end of pregnancy causes expulsion। और सारी बातें मैंने बताया था कि सिग्नल कहाँ से मिलता है? पहले फुल्ली डेवलप्ड फीटस से और प्लासेंटा दोनों मिलकर एक सिग्नल जनरेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, है ना। और जैसे ही होता है ऑक्सीटोसिन मैटरनल प्यूटिट्री मतलब मदर का जो प्यूटिट्री ग्लैंड है ऑक्सीटोसिन निकालना शुरू करता है, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, और ज्यादा निकलता है आपका ऑक्सीटोसिन और कॉन्ट्रैक्शन, फाइनली बच्चा बाहर निकल जाता है। क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. आगे देखो। उसके बाद लैक्टेशन आज हमने देखा कि द मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। The milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum, which contains several antibodies। यहाँ एंटीबॉडीज का नाम नहीं दिया, कौन सा एंटीबॉडी है मेनली? जल्दी बताओ। IgA, ठीक है। Several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn baby. Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing up healthy baby। इतना ही एनसीईआरटी में है। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। Yes, sir. तो हमने फर्टिलाइजेशन के बाद का पूरा एनसीईआरटी में पढ़ा दिया। तो जब उस लेक्चर को तुम कर लोगे ना, यह तो तुमको लगेगा सर कुछ दिया ही नहीं हुआ है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, सब आता है सर। तो इसलिए बोलता हूँ कि उस लेक्चर को ढंग से देखोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। चलो बेटा, ये चैप्टर सबको समझ में आया ढंग से? ये बताओ। Yes, sir. बाकी लोग जो भी है Yes, लेक्चर sir. में भाई, Yes, सबको बेटा समझ में आ गया? Yes, sir. दूसरे बैच के जो भी हो आप लोग, अली जो भी हो दूसरे बैच वाले, बताओ बेटा सबको समझ में आया अच्छे से? यस सर। चलो ठीक है। तो अब टाइम खराब नहीं करते हुए अपन शुरू कर देते हैं दूसरा चैप्टर। अगला चैप्टर आपका कौन सा है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक छोटा सा चैप्टर है और इसको अपन 2-3 लेक्चर में, 3 लेक्चर में खत्म करने का ट्राई करेंगे। चलो शुरू करते हैं अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। नोट्स आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का और इस चैप्टर का दोनों आज मिल जाएगा, ठीक है। दोनों चैप्टर का नोट्स आपको आज मिल जाएगा। चलो स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes. हाँ। तो इसमें बस नोट्स के मैंने क्या किया, इमेज को फॉर्म ये करके ताकि आप पढ़ सके, नोट्स आपको मिल जाएगा। चलो सबको दिखाई दे रहा है? पहले ये बताओ। Yes, sir. स्क्रीन विजिबल है सबके लिए बेटा? कर्तव्य, आकांक्षा, सब लोग? Yes. Yes, sir. चलो देखो, तो हमारा चैप्टर क्या है बेटा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ,
है ना। अब हेल्थ का डेफिनेशन सब जानते हो आप, फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग इज कॉल्ड हेल्थ, है ना, आप जानते हो। लेकिन यहाँ पे टर्म एक लगा हुआ है पीछे, क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब यहाँ पे हेल्थ की बात करेंगे अपन, बट इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। दूसरी बात, रिप्रोडक्टिव हेल्दी किसको बोलेंगे, वह सब अपन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर अपन चैप्टर में आते हैं। एक बेसिक चैप्टर है ना। और यह इस चैप्टर को रखने का पीछे पर्पस यह है, लोगों को अवेयर करना, है ना, कि क्या क्या सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या अवेयरनेस होना चाहिए हमारे अंदर, और क्या क्या टबू है सोसाइटी में हमारे जिसको हमें दूर करने की जरूरत है ना। क्योंकि आप देखते हो कि अभी भी सेक्स ऐसा टॉपिक है जिस पे लोग बात नहीं करते खुल के। दूसरी बात, पेरेंट्स भी मतलब इतने अभी ऐसे नहीं है इंडिया के अंदर कि हम खुल के कोई बात उनसे शेयर कर सके इन सब चीजों को लेके, है ना। बुखार होगा तुरंत डॉक्टर के पास चले जाओगे, है ना, सर्दी होगी तुरंत जाओगे, कुछ दूसरा प्रॉब्लम होगा तुरंत जाओगे। लेकिन कोई जेनाइटल प्रॉब्लम है, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, लोग पहले बहुत ज्यादा इनहिबिशन करते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, जब लगता है कि कंडीशन खराब हो गया तब वह डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी सब चीजों को अवेयर करने के लिए इस चैप्टर को बनाया गया है। चलो देखते हैं। According to World Health Organization (WHO), reproductive health means well-being in physical, emotional, behavioral and social aspect of reproduction। मतलब हेल्दी होना मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम लंबा चौड़ा दिख रहे हैं, है ना, जिम करके बॉडी बना लिया, उसको हेल्दी नहीं बोलते हैं, उसको फिजिकली फिट बोलते हैं, है ना, फिजिक अच्छी है। लेकिन अगर हम हेल्थ का डेफिनेशन देखें तो हेल्थ मतलब हर एंगल से आपको फिट होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, सोशली, बिहेवियरली। बोलोगे सर बिहेवियर में हेल्थ मतलब, देखो होता क्या है, जैसे आप सब जानते होंगे, यहाँ पे भी गुजरात में रूरल एरिया में होता है, हरियाणा में बहुत ज्यादा होता है, यूपी में होता है, बिहार में होता है, मतलब अपने इंडिया के हर कोने में ही होता है, ऐसी बात है ना। हर जगह अभी प्रिलेवेंट है ये चीजें। ये सब आपने सुना होगा कि लोग अभी भी मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफर करते हैं और फीमेल चाइल्ड को कम करते हैं। हर जगह नहीं, बहुत जगह अभी ऐसा है ना। हरियाणा में खास करके जाओगे तो देखो आपका क्या है, वह मेल को प्रेफर करते हैं, फीमेल को कम मतलब प्रेफर करते हैं, मतलब फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए उनको, मेल चाइल्ड चाहिए। अब क्या होता है, अगर मेल चाइल्ड है तो उसको बहुत इज्जत दी जाती है घर में, है ना, सारा फैसिलिटीज, पढ़ाई लिखाई जहां से करना है तो कर सकता है। फीमेल चाइल्ड है, म्यूट कर लो जो भी है, जो भी है म्यूट कर लो। हाँ बोलो। ओ म्यूट कर भाई, लेक्चर में बैठ के हाँ बोलो। कुंज पारेख, फोन वोन अटेंड मत किया कर लेक्चर में। चलो ये देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, कि यहाँ पे बिहेवियर की बात बता रहा था कि बिहेवियर फिटनेस क्या है। मतलब कि आपका बिहेवियर मेल चाइल्ड के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है ना। भेदभाव है यहाँ पे, इनडिस्क्रिमिनेशन है ना, कि तेरे को जहां पढ़ाई करनी है मेल है तो जहां पढ़ाई करनी है जो करना है कर सकता है, तू नहीं कर सकती। तो बिहेवियर में डिफरेंस है ना हमारे, तो इसको हम नहीं बोल सकते कि हम हेल्दी है। हर एस्पेक्ट का मतलब होता है कि हर चीज आपका हेल्दी होना चाहिए। आपका बिहेवियर लोगों के लिए क्या है, उसमें इनडिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, और क्या क्या लिखा है इसमें आपका, फिजिकल, तो फिजिकल तो समझ रहे हो कि मतलब आपको अपने बॉडी का मतलब ख्याल रखना है, हेल्दी रहना है आपको, ऑर्गन्स का मतलब है ना, कि जो भी आपके बॉडी के पार्ट्स है उसको हेल्दी रखना, दैट इज कॉल्ड फिजिकल। इमोशनल, बिहेवियर, सोशल एस्पेक्ट क्या है, सोशल एस्पेक्ट यह होता है बेटा कि हम हर चीज से बहुत हेल्दी है, मेरा मतलब फिजिक बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, मतलब हाइजीन बहुत प्रॉपर मेंटेन करते हैं, बट हमारी सोच बहुत गिरी हुई है, मतलब हम हेल्दी नहीं है ना। आपको इसका एग्जांपल है, जैसे कि आप देखते होंगे सोसाइटी में अभी भी बहुत कुछ, जब मैं पढ़ा रहा था कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिसाइडेड बाय द फादर नॉट द मदर, तो मैंने आपको बताया था अभी भी सोसाइटी में बहुत ऐसे लोग हैं जो अनएडुकेटेड है, जिनके पास नॉलेज नहीं है ना। वह क्या बोलते हैं ना, मान लो कि बच्चा नहीं हुआ ना, तो बच्चा नहीं हुआ तो किसको दोष देते हो, फीमेल को। वो बोलेंगे तुम में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण बच्चा नहीं हो रहा है। सोसाइटी में खूब होता है ना। और ये सब क्या है ना, मेन काम बुरा मत माना औरतों का होता है, एक साथ बैठेंगे, अरे उसको बच्चा नहीं हो रहा है, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम है, उसको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। प्रॉब्लम बेटा जरूरी नहीं कि फीमेल में हो, प्रॉब्लम दोनों में हो सकता है ना, मेल में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, जल्दी बताओ। Yes, sir. है ना, उसका स्पर्म काउंट कम होगा, वह अनहेल्दी होगा, उसको ओलिगोस्पर्मिया होगा, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगा। तो मेनली तो यहाँ प्रॉब्लम भी हो सकता है ना, बट ब्लेम हम सोसाइटी में किसको जाता है हमेशा, फीमेल को, कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इससे बच्चा नहीं हो रहा है ना।
दूसरी बात और सोसाइटी में सुनते होगे कि अरे यार इसको तो बस लड़की होती है, लड़का तो हो ही नहीं रहा है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर इस फीमेल को अगर इस फीमेल को केवल मतलब गर्ल चाइल्ड हो रही है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल की मेल? मेल। तो फिर इसको क्यों ब्लेम करना? तो इसको बोलते हैं सोसाइटी, है ना, या सोसाइटी प्रॉब्लम है। मतलब आप फिजिकली फिट हो मतलब हेल्दी नहीं हो, हर एंगल से आपको फिट होना होगा, इमोशनली, है ना, मेंटली, फिजिकली, आपका बिहेवियर, ये सब अगर आपका सही है तब आप बोल सकते हो कि यू आर हेल्दी। क्लियर है बेटा, है ना? तभी आजकल देखते होंगे ना, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। आजकल कितने ऑनलाइन सेशन, मेंटल स्ट्रेस खत्म करेंगे, आप ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन, है ना, आपके बिहेवियर को, स्ट्रेस को खत्म करेंगे। तो आजकल हेल्थ मतलब जो हेल्थ है ना, वह केवल फिजिकल फिटनेस पे नहीं रह गया है। अब इससे ज्यादा लोग अफेक्ट किससे है? मेंटल फिटनेस से। डिप्रेशन, कोविड के टाइम पे घर में बैठा हुआ है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये सब क्या है? फिजिकल फिटनेस का कारण थोड़ी ना है, ये सब आपका मेंटल फिटनेस है, डिप्रेशन है। तो फिटनेस मतलब कि हर एस्पेक्ट में फिट रहना, यही बात है यहाँ पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, reproductive health means well-being in physical, emotional, behavioral and social aspect of reproduction. Therefore, reproductively, a healthy society comprises people having physically and functionally normal reproductive organs, है ना। तो यह तो हो गया आपका क्या? फिजिकल फिटनेस। क्योंकि हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फिटनेस की बात कर रहे हैं। तो अगर नॉर्मल हेल्थ सीधे बोलते हैं कि हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पे हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ना लिखते, सीधे ऑर्गन लिख देते, ठीक है। देखो क्या है, रिप्रोडक्टिवली हम कब बोलेंगे? जब वो फिजिकली और उसका जो फिजिकल फिटनेस हो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा हो। यह एक एस्पेक्ट को कवर किया, किसको? फिजिकल। आगे क्या क्या? एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियर इंटरेक्शन अमॉन्ग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, है ना। जब हम खुल के, है ना, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको प्रॉब्लम को समझे, किसी को कोई दूसरा प्रॉब्लम है फर्टिलिटी रिलेटेड उसको समझे, जब आपका सारा बिहेवियर, है ना, सही हो, तब आप बोल सकते हो कि आप हेल्दी हो, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। आगे देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड क्या क्या हम उसके लिए प्रोसेस कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजी ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ह्यूमन बीइंग्स आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। पहला क्या है प्रॉब्लम भाई? ओवर पॉपुलेशन। दूसरा, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन, सेक्स एडुकेशन, नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब सब देखते हैं एक एक करके। ओवर पॉपुलेशन आप जानते हो इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज its excessive population, which is directly connected with reproductive health. To achieve total reproductive health, some plans and programs were started, है ना। अब देखो, जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा, पहली बात, उतना आप हेल्दी रहने का मतलब ये नहीं, सोसाइटी हेल्दी नहीं हो सकती। कैसे? पॉपुलेशन इतना है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है ना, हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, इतना पॉपुलेशन को कहाँ से खाना खिलाएंगे अपन? तो जब हम खाना प्रॉपर नहीं खाएंगे, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, हाइजीन मेंटेन प्रॉपर नहीं होगा, तो पूरी बॉडी भी बीमार होगी, सोच भी बीमार होगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी खराब होगा। तो वही बोल रहा है कि सबसे बड़ा इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन का है। यह चैप्टर इसी तरह कहानी है बेटा, बाद में जाके कुछ टॉपिक्स समझने लायक है, बाकी कहानी है। द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज इट्स एक्सेसिव population which is directly connected with reproductive health. To achieve total reproductive health, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए सम प्लान्स एंड प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड। सरकार ने, गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम और प्लान शुरू करा। फैमिली प्लानिंग, ये क्वेश्चन पूछता है, पहला उसी में से एक प्रोग्राम कौन सा था? फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स वर इनिशिएटेड इन, कब इनिशिएट हुआ था? 1951 में इन इंडिया, है ना, एंड हैव बीन पीरियोडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स। बना कब है? सबसे पहले 1951 में, 1951 में, है ना। उसके बाद इसमें कुछ कुछ चेंजेस होते गए, हर डिकेड में, हर 10 साल 15 साल में इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड किया गया, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को, जो फैमिली प्लानिंग जिसको बोलते थे 1951 में, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। अब उसी प्रोग्राम को अब क्या बोलते हैं अपन? दीज प्रोग्राम्स वर पॉपुलरली नोन एज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अब इसको आरसीएच के नाम से बुलाते हैं। पहले इसमें क्या इन्वॉल्व था? बस एडल्ट की बातें करते थे कि कैसे हम फैमिली प्लानिंग करके पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। बाद में इसमें चाइल्ड के हेल्थ को भी इंक्लूड किया गया और उसी का नाम बाद में कुछ मॉडिफिकेशन के बाद क्या दिया गया? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, आरसीएच प्रोग्राम, ठीक है। द मेजर टास्क कैरीड आउट अंडर दीज प्रोग्राम्स आर टू प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। अब इस प्रोग्राम के अंदर इसका एम क्या था? कि आप देखोगे अभी भी रूरल एरिया में
जो डिलीवरीज होती है ना, वो क्वेक्स होते हैं ना, जो झोला छाप डॉक्टर वो करवा देते हैं जाके, मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो ये जो आरसीएस प्रोग्राम था उसका यही काम था कि जहां जहां फैसिलिटीज नहीं है वहां पे फैसिलिटीज और सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि लोग इसके बारे में जागरूक हो सके, अवेयर हो सके। चलो ये बात हो गई। दूसरा, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन। अभी भी मतलब 10% बताया तो कि 15-20% अभी भी स्कूल में इनहिबिशन है। कोई बोलता है कि सेक्स एडुकेशन, डिबेट होता है इस पे कि स्कूल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसके ऊपर, है ना। तो अभी देखोगे अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे मिथ एंड कॉन्सेप्शंस होते हैं, मिसकंसेप्शंस, है ना, कि और यूथ को कुछ पता नहीं है कि क्या क्या हम इसके लिए कर सकते हैं बेटरमेंट के लिए। तो यह भी अवेयरनेस फैलाना भी बहुत जरूरी है, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन। अब आजकल आप गवर्नमेंट आप देखते होगे, टीवी एड आप जब भी देखते हो उसमें, है ना, कुछ ना कुछ फैमिली प्लानिंग का आता ही है, आपका एड बीच बीच में आता रहता है, वही बोल रहा है। ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, पेपर में भी ऐड निकलता रहता है बहुत सारा। स्क्रीन दिख रहा है बेटा? Yes, sir. चलो आगे देखो। Are doing a good job to create awareness among people about reproduction in humans. Parents, close relatives, friends, and teachers also have a major role in giving the above information. सबसे ज्यादा तो पेरेंट्स का, क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि इस पे बच्चे खुल के बात कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट्स का रोल, क्लोज रिलेटिव का रोल है ना, क्लोज रिलेटिव और ये सब तो और ज्यादा मामला खराब करते हैं, इनसे तो हेल्प की उम्मीद कम होती है, ये बातें ज्यादा बनाते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, टीचर्स ऑल्सो मेजर रोल। तो चलो ये बात समझ गया। सेक्स एडुकेशन, सेक्स एडुकेशन इन स्कूल शुड बी ऑल्सो introduced and encouraged to provide right information about myths and misconceptions about sex related aspects. ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता है कि अर्ली एज में इंटरकोर्स के क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना, क्या क्या बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो कोई नॉलेज नहीं होता है उनको, है ना, वो गूगल पे सर्च करते हैं। बताया था आपको ये कहानी मैंने, है ना, कि अबॉर्शन के लिए किसी ने क्या किया, गूगल पे सर्च किया और एक मेडिसिन ले लिया। वो मिसकंसेप्शन था, है ना। वहां पे अगर पता होता उनको कि और क्या क्या तरीका हो सकता है, तो शायद गूगल पे सर्च नहीं करती हो। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो सेक्स एडुकेशन से पता चल सकता है, अगर स्कूल में बच्चों को धीरे धीरे करके बताया जाए, है ना, कि क्या क्या प्रॉब्लम है। और अगर मान लो कि कोई जेनाइटल पार्ट्स में कोई डिजीज होता है, कोई वहां पे डिफेक्ट है, कोई वहां पे मान लो कि अकरेंस है किसी भी बीमारी का, तो वह जैसे आपके लिए नॉर्मल बीमारी बुखार है ऐसे है, वो भी हमारा एक ऑर्गन है, उसको भी आराम से हम डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं। देखो पहले से अवेयरनेस बहुत बढ़ा है, बट अभी भी बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत है। नॉलेज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस, पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। आप जानते हो ना एडोलेसेंस किसको बोलते हैं? ये बीच वाला, जब आपका चाइल्डहुड खत्म होता है, आप पूरी तरह से एडल्ट भी नहीं हुआ और बच्चे भी नहीं हो, उस बीच का पीरियड जो होता है ना, जो 15 साल से लेके 23-24 साल 25 साल तक जो होता है, उसी को बोलते हैं अपन मतलब एडोलेसेंस। ठीक है, तो बोल रहा है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस, है ना, उसके बाद सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, फॉर एग्जांपल एड्स एक्सेट्रा, वुड हेल्प टू लीड अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ। बच्चों को पता भी नहीं है कि, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि एड्स कैसे होता है, एड्स का मेथड क्या है ट्रांसफ्यूजन का, सेक्स से भी हो सकता है क्या ये, है ना। टीन एज में आजकल सेक्स का ये सब कुछ मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है, बाद में कॉम्प्लिकेशंस होती है। देखो एक बात है ना, जो भी हमारे बॉडी में नेचुरल चीजें हैं वो सब पहले से डिटरमाइंड है। मतलब हमारा बॉडी ग्रोथ होता है ना,
मतलब एक प्रेगनेंसी को हैंडल करने के लिए, या जैसे ही इंटरकोर्स होता है बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, उसको हैंडल करने के लिए पहले हमारे ऑर्गन्स को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मैच्योर होना होता है ना। पता ही नहीं है बच्चों को, मतलब कि किस टाइम पे मैच्योरिटी होती है, कब जाके हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरी तरह से रेडी है फॉर इंसेमिनेशन, है ना। तो इन सब बातों को बताना बहुत जरूरी है। तो वही बोला, नॉलेज होना चाहिए कि कब आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ग्रोथ प्रॉपर हो जाता है, क्या क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के कारण, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आपका जो सेक्स रिलेटेड डिजीज है उसका नाम क्या है, एड्स। अगला प्रॉब्लम और स्टडी देखो, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। ये भी इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो पहले से बहुत बेहतर हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लेकिन अभी भी क्या है ना, बहुत सारे बच्चे जो पैदा होते हैं उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं मिल पाता है जो बर्थ के टाइम पे मिलना चाहिए। तो रूरल एरिया में स्पेशली, है ना, बहुत सारे बच्चों का डेथ हो जाता है अभी भी। लेकिन पहले से बहुत इंप्रूव हुआ है। पहले जो चाइल्ड डेथ रेट था बहुत ज्यादा था, अब तो सिग्निफिकेंटली बहुत कम हुआ है ये चीज, क्योंकि पहले से फैसिलिटीज बहुत बेहतर हुई है, लोगों के अंदर अवेयरनेस भी। अब लोग प्रेफर करते हैं कि जब डिलीवरी हो तो कहाँ हो, हॉस्पिटल में हो, किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में हो। पहले घर में ही हो जाता था, ठीक है। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, फर्टाइल कपल्स एंड पीपल ऑफ मैरिजेबल एज ग्रुप, मतलब जिनका शादी का एज हो गया है उनके बारे में। मैरिजेबल एज ग्रुप मतलब जिनकी शादी, मतलब शादी की एज हो गई है जिनकी, ठीक है। एंड पीपल ऑफ मैरिजेबल एज ग्रुप शुड नो अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्ट नेटल मतलब, पोस्ट मतलब बाद, नेटल मतलब बर्थ, है ना। तो बर्थ के बाद का केयर दोनों का जरूरी है, मदर एंड चाइल्ड। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल इंपॉर्टेंस फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड एक्सेट्रा। इन सब के बारे में अवेयरनेस होना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहली बात, बहुत सारे बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, है ना, जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, मेल के लिए भी अवेलेबल है, फीमेल के लिए भी अवेलेबल है। लेकिन आप देखोगे शहर में तो फिर भी लोग जानने लग गए हैं, रूरल एरिया में कोई जानता भी नहीं कि क्या क्या मेडिकेशन है, बिल्कुल नहीं पता उनको। एक दो बस उनको प्रोटेक्टिव डिवाइस के बारे में पता होता है, कॉन्डम के बारे में, बाकी किसी को कुछ पता ही नहीं है कि बहुत सारे प्रोटेक्टिव, है ना, मेजर्स अपन ले सकते हैं टू अवॉइड प्रेगनेंसी। और तब उनका होता क्या है, उनको बच्चा चाहिए नहीं, प्रेग्नेंट हो गई लेडी, वो अबॉर्शन करवाने जाते हैं। अबॉर्शन से जो मदर होती है, मदर को बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है, एक अबॉर्शन में बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो अबॉर्शन तक जाना ही नहीं चाहिए नौबत। अगर बच्चा नहीं चाहिए तो आप प्रिवेंटिव मेजर्स लो पहले, है ना। अब लोगे कैसे, जब जानकारी होगी तब तो, कि मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, तो भी बहुत लोगों को नहीं पता है। तो ही लिखा है, फर्टाइल कपल्स एंड पीपल ऑफ मैरिजेबल एज शुड नो अबाउट द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस। और दूसरी बात, जैसे बाहर में केयर तो होता है, सब जगह करता है, देखो अब खुद से तो इंसान करता ही है केयर, लेकिन आपको कल जैसे बताया मैंने कि शुरू के 3 मंथ में जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, वहीं पे जो फीटस है उसका लगभग सब कुछ बेस तैयार होता है। उस दौरान मदर को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, कोई भारी चीज ना उठाए, प्रॉपर खाना मिल रहा है कि नहीं, क्या क्या नहीं लेना है जिससे बच्चों को अफेक्ट हो सकता है। तो ये सब तभी तो पूरा करोगे ना जब पहले से नॉलेज होगा कि जब प्रेग्नेंट है लेडी तो क्या क्या स्टेप्स पहले के 3 महीने में लेना है, बाद में क्या लेना है, उसके बाद क्या लेना है, तो वही बता रहा। दूसरी बात, बच्चा हो जाता है उसके बाद मदर और प्लस फीड जो बच्चा है, दोनों का प्रॉपर केयर होना चाहिए। मदर को यह पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, उनको मतलब सबको पता होता है कि उसमें ये है, लेकिन उनको अच्छे से बताना चाहिए कि भाई इसमें एंटीबॉडीज है, आपके बच्चे के लिए बहुत जरूरी है ना। इक्वल इंपॉर्टेंस फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, जो बातें थोड़ी देर पहले करी थी मैंने, है ना। हमें दोनों को उतना ही ग्लैडली एक्सेप्ट करना चाहिए, वेदर इट इज फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड, ठीक है। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। चलो अगला, प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ठीक है। अवेयरनेस रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, social evils like sex abuse and sex related crimes etc needs to be created so that people should think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a reproductively healthy society। आप जानते हो हमारे समाज में बहुत ज्यादा सेक्सुअल अब्यूज होता है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं। आए दिन आप सुनते हो यहाँ पे रेप हो गया, वहां रेप हो गया, है ना। दिल्ली तो इसके लिए फेमस है पूरा, ठीक है। इधर भी मैं देखता ही रहता हूँ, अहमदाबाद का न्यूज देखो तो, मतलब गुजरात में। तो यह क्या है, सेक्स रिलेटेड सेक्स एब्यूज, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी की, है ना। ये भी बहुत बड़ा, जानते हो आप सेक्स एब्यूज होता क्या है
है ना, सेक्सुअली किसी को क्या करना, हरास करना, है ना, कोई रास्ते पे जा रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, वो भी क्या अ टाइप ऑफ सेक्स अब्यूज, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, इन सब को भी रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा मतलब आपको बहुत सारे बनते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन, इंडिया में सब कुछ बना हुआ है पहले से, बट फॉलो कुछ नहीं होता है। बस वो मतलब क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है, फॉलो अप लेने जाओ कुछ नहीं होता है, ठीक है। आगे देखो, इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, है ना, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उन सब का इंफॉर्मेशन सबको होना चाहिए। द सक्सेस ऑफ प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स गुड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स नॉलेज एंड मटेरियल सपोर्ट। अब हम बातें तो खूब कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, अवेयरनेस फैला दिया, अब बच्चों को डिलीवरी करवाना है, बच्चों को इंजेक्शन की जरूरत है, बच्चों को इम्यूनाइजेशन की जरूरत है, पता चला उस एरिया में हॉस्पिटल नहीं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो फिर सारी बातें हवा हो गई, है ना। तो वही बोल रहा है कि जो बातें हम बात पेपर पे करते हैं उसके लिए क्या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रोफेशनल डॉक्टर्स होने चाहिए वहाँ पे, मटेरियल मतलब जो जो चीज जरूरत, दवा है ना, जो भी चीज है सब वहाँ पे होना चाहिए। दीज आर नेसेसरी टू प्रोवाइड मेडिकल हेल्प एंड केयर फॉर रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक menstrual problems, infertility, pregnancy, delivery, contraceptions, abortions, sexually transmitted disease. Implementation of better techniques and new strategies also required to provide better care and help for people for reproductive health। मतलब क्या बोल रहा है कि अब तो आप जानते हो बहुत सारा डेवलप हो गया है आईवीएफ, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सब सुना होगा आपने, इसके सेंटर बहुत जगह बन गए हैं, लेकिन अभी भी जो छोटे छोटे शहर है ना वहाँ पे ये सब सुविधा नहीं मिलती है। तो वही बोला कि सरकार को क्या करना है कि हर जगह ये सारी सुविधाएं, मतलब सेक्स रिलेटेड हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पे आप मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम या जो भी मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सब वहां पे टेकन केयर हो। अगला इससे क्वेश्चन बनता है, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी जो तुमने पढ़ा, इसमें जो पहला पॉइंट जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे है, ठीक है। amniocentesis, amniocentesis is a fetal sex and disorder determination test based on the chromosomal pattern of the embryo cells in the amniotic fluid। कल पढ़ा था आपने कि amniotic fluid कहाँ होता है, किस कैविटी में होता है, एमनियोटिक फ्लूइड किस कैविटी में होता है, कल पढ़ा था हमने, एक कैविटी पढ़ा था हमने, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोन कैविटी, जल्दी बताओ, Yes, sir. Yes. उसमें कौन सा फ्लूइड था, एमनियोटिक फ्लूइड ही था ना, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है ना, यह फ्लूइड पूरी तरह से एम्ब्रियो को सराउंड करके रखता है। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है, इट इज अ फीटल सेक्स एंड डिसऑर्डर डिटर्मिनेशन टेस्ट। देखो फीटल सेक्स एंड डिसऑर्डर, मेनली मेनली फीटल सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए इस टेस्ट को नहीं बनाया गया था, किसको, एमनियोसेंटेसिस को। फीटल सेक्स मतलब कि ये मेल है या फीमेल है, यह इसके लिए नहीं बनाया गया था, यह मेनली बनाया गया था डिसऑर्डर को पता करने के लिए, कि जैसे ही बच्चा फीटस का ग्रोथ शुरू हुआ उसका ग्रोथ प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, उसके सारे ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, उसके अंदर कोई सिंड्रोम सच कोई जेनेटिक सिंड्रोम तो नहीं है जैसे डाउन सिंड्रोम, है ना, ऐसा पढ़ोगे आप, है ना, कोई सिंड्रोम तो नहीं है उसके अंदर, उसका पूरा प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, उसके लिए इस टेस्ट को बनाया गया था, किसको, एमनियोसेंटेसिस को। लेकिन इसका अब गलत यूज होने लग गया और लोग अब इसको किस चीज के लिए इसको यूज करने लग गया, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, कि मेल चाइल्ड है कि फीमेल चाइल्ड है, पता चलता है फीमेल चाइल्ड है, अबॉर्शन करवा देता है। आई बात समझ, जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. Amniocentesis is a fetal sex and disorder determination test based on the chromosomal pattern of the embryo cells in the, इसमें करते क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड में आप जानते हो इसी के अंदर एम्ब्रियो को सराउंड किया हुआ है फ्लूइड, इसके एम्ब्रियो के सेल्स को निकालते हैं और उसके ग्रोथ को एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें क्रोमोसोम नंबर के ग्रोथ को, मतलब पूरे सेल के ग्रोथ को प्लस क्रोमोसोम पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं कि ये नॉर्मल हो रहा है कि नहीं, नॉर्मल प्लॉइडी लेवल मेंटेन है कि नहीं, है ना, वो सब हम चेक करते हैं। थोड़ा भी abnormal लगा तो पता चल जाता है कि बच्चे के डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। ये देखो ये यूट्रस का वॉल है, कल बताया था, दिस इज प्लासेंटा, है ना, यही आपका एमनियोटिक फ्लूइड है और इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है देखो, इसी सेल्स को क्या करते हैं, सेल्स शेड बाय ग्रोइंग फीटस, जब ग्रो होता है ना तो उसके सेल्स को हम निकालते हैं, एक सिरिंज ऐसे खींच लेते हैं सेल्स को, है ना, सिरिंज विथ निडल टू विथड्रॉ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स एंड सेल, इस फ्लूइड में ही सेल है एमनियोटिक फ्लूइड में, है ना, सिरिंज की हेल्प से इसको खींचा, सेल्स बाहर आ गया, अब उसके हम ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं, अगर नॉर्मल है तो बोल देते हैं कि बच्चा का डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है, नॉर्मल नहीं है ना, तो पता चल जाता है क्या कि कोई ना कोई इसमें सिंड्रोम है। क्लियर है, जो बच्चा में जनरली देखने को मिलता है ना डाउन सिंड्रोम, बाद में बताऊंगा क्या होता है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, स्टैट्यूटरी बैन, इसका मतलब क्या होता है, कंपलसरी,
स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है बेटा? कंपलसरी, है ना? इस पे कंपलसरी बैन लग गया हुआ है। किसके ऊपर? एमनियोसेंटेसिस पे। किसके लिए? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। बात समझ में आ रही है? अभी तो बताया आपको, इसको बनाया गया किसके लिए था? किस चीज के लिए? डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए, है ना? लोग अब इसका यूज किस में करने लग गए? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, कि मेल चाइल्ड है कि फीमेल चाइल्ड है। तो इस पे कंपलसरी बैन किया गया, है ना? फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मेनेस ऑफ फीमेल फिटिसाइड्स। अब क्या करता था लोग? सेक्स डिटरमाइन करवा लिया शुरू में ही, फीमेल चाइल्ड है तो फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड मतलब, फिटिसाइड क्या होता है जानते हो ना? फीटस का डेथ, है ना? मार देता था उसको, ठीक है? अबॉर्शन करवा दिया। तो वही लिख रहा है statutory ban on the amniocentesis for sex determination to legally check increasing menace of female feticides, massive child immunization etc are some programs that merit mention in this connection, है ना? अब देखो, massive child immunization मतलब क्या हो गया? जैसे ही बच्चा पैदा होता है, आपको पता होगा कि आजकल एक 1200-1300 के इंजेक्शन होते हैं, तुरंत उसको लगाया जाता है। क्यों? इम्यूनिटी को जनरेट करने के लिए, क्योंकि उसमें उसके बॉडी में उस टाइम पे इम्यूनिटी होता नहीं है, ठीक है? तो वही बोल रहा है, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन, है ना? मतलब यहाँ पे यह मतलब मेंशन करना बहुत जरूरी है कि जैसे ही बच्चा हो, जरूर है कि उसको वैक्सीन लगे शुरू में। कौन सा वैक्सीन? जिससे उसमें इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू हो। इन एमनियोसेंटेसिस देखो होता क्या है, सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस, ये इसका टेक्निक बता रहा है कि कैसे करते हैं इस टेस्ट को। इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस। क्या किया हमने? सिरिंज की हेल्प से उस फ्लूइड को लिया, है ना? एमनियोटिक फ्लूइड को, उसी में सेल्स है, और उसको हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं उसके सेल्स के ग्रोथ को, और उस सेल में क्या क्या डिजॉल्व है, ठीक है? दिस प्रोसीजर is used to test the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, सब पढ़ोगे जेनेटिक्स में, to determine the survivability of the fetus। हम मेनली इसलिए करते हैं एमनियोसेंटेसिस, ताकि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो उसको पता करने के लिए, और ये बच्चा पूरी तरह से क्या हेल्दी रहेगा, या आने के बाद या विकलांग हो जाएगा, या सुनाई नहीं दे रहा है, हेड डेवलप नहीं हुआ। तो जब ऐसा देख लिया जाता है ना कि इस बच्चा के सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है, या बाहर आया भी तो पूरी तरह से ब्लाइंड है, या पूरी तरह से मतलब इसका 2-3 ऑर्गन ही खराब है, तब डॉक्टर सजेस्ट करता है कि प्लीज इसको अबॉर्ट करवा लीजिए आप। आई बात समझ? जल्दी बताओ। बोलो। तो यह चैप्टर एक कहानी है शुरुआत में, और कुछ नहीं, लेकिन एमनियोसेंटेसिस से क्वेश्चन आता है। अगला क्या है आपका? क्या पढ़ रहे हैं अपन? प्रॉब्लम्स एंड क्या क्या स्ट्रेटेजी हमने अपनाया है। कि प्रॉब्लम हमने देखा, ओवर पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, थिंकिंग की कमी है, बिहेवियर क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, और उसका मतलब आपका सॉल्यूशन भी बताते जा रहा है कि क्या क्या करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाओ, एमनियोसेंटेसिस को बैन करो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, है ना? आगे देखो, रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरिया, ये भी बढ़ना चाहिए और ज्यादा, ताकि और हमें पता चल सके कि क्या क्या टेक्निक हम अपना सकते हैं, क्या, to become more reproductively healthy. It should be encouraged and supported to find out new methods, है ना? New methods of birth control। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है आपके बुक में, हर क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। सहेली करके एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव था। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब वह मेडिसिन जो प्रेगनेंसी को रोकता है, प्रेग्नेंस होने से रोकता है फीमेल को। सहेली अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल मतलब इसको हम टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है? सहेली अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स। पूछता है सहेली फीमेल के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है या मेल के लिए? क्या बोलोगे? फीमेल के लिए, ठीक है? इसको फीमेल खाती है। सहेली और न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स वाज डेवलप्ड बाय आवर साइंटिस्ट एट, कहां पे डेवलप हुआ था? लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सहेली कहां डेवलप हुआ? CDRI लखनऊ में। यह मेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है या फीमेल? तो फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है? आगे देखो, मेडिकल फैसिलिटीज, इसको और क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। हर चीज के लिए हॉस्पिटल बहुत सारा है, बट जहाँ पे रिप्रोडक्शन रिलेटेड हॉस्पिटल देखो तो आपको अहमदाबाद में ढूंढो 2-4 मिल जाएंगे कहीं कहीं पे, है ना? लेकिन जैसे हर जगह डॉक्टर बैठे हुए दांत के लिए, आंख के लिए, है ना? ये सब हॉस्पिटल कम दिखता है। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्री नेटल केयर ऑफ मदर। प्री नेटल मतलब पोस्ट नेटल मतलब आफ्टर बर्थ,
प्री नेटल मतलब बिफोर बर्थ, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है 9 मंथ के लिए, उसमें बहुत ख्याल रखना होता है। वही बोल रहा है कि बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्री नेटल केयर ऑफ मदर, medically assisted deliveries and postnatal care of mother and infant had resulted in decrease in maternal and infant mortality rates। बताया ना आपको कि पहले के कंपैरिजन में, पहले क्या होता था ना, लेडी प्रेग्नेंट है, बच्चा हुआ, उसके बाद बच्चा है ना, बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गया प्रेगनेंसी के टाइम पे है, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, उसके ऊपर रिसर्च नहीं है, नॉलेज नहीं है, बहुत सारी मदर प्रेगनेंसी के टाइम पे ही मर जाती थी। बहुत सारा बच्चा हुआ, क्योंकि हमें पहले से पता ही नहीं था एमनियोसेंटेसिस कैसे करना है, कैसे हम पता कर ले कि कोई डिसऑर्डर नहीं है, वो पैदा होते ही मर जाता था। लेकिन अब इन सब चीजों में थोड़ा अवेयरनेस आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, तो पहले के कंपैरिजन में मदर का डेथ भी और बच्चे का डेथ भी बहुत कम हुआ है ना। लेकिन इसका एक गलत इम्पैक्ट भी आया है, क्योंकि पहले ज्यादा लोग मरते थे। देखो, ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है बुक में, ऐसा है कि एक अगर लॉजिकल सोचे तो पहले डेथ ज्यादा होता था तो पॉपुलेशन थोड़ा चेक था। अब क्योंकि बेटर हॉस्पिटल फैसिलिटीज है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो डेथ रेट कम हो गया, मदर का भी और बच्चे का भी, तो पॉपुलेशन पे इसका इम्पैक्ट आया, पॉपुलेशन और तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। चलो देखो, तो वही बता रहा है, बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, प्री नेटल केयर, अब मदर का पहले भी केयर अच्छे से होने लग गया। पहले क्या होता था कि घर में ही डिलीवरी हो जाती थी, अब क्या हो गया, मेडिकल असिस्टेड, मतलब अब एक्सपर्ट के प्रेजेंस में डिलीवरी होता है ना। पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, दोनों का होने लगा, जन्म के बाद दोनों का केयर अच्छे से। इसके कारण क्या हुआ है, देयर इज डिक्रीज इन मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, है ना, मैटरनल एंड इन्फेंट, मदर का प्लस इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट, मतलब मरने का रेट अब कम हुआ है पहले के कंपैरिजन में। स्मॉल फैमिलीज, better detection and cure of sexually transmitted disease, and increased medical facilities for sex related problems etc. indicate improve, एक मिनट रुक जाओ यार, indicate improved reproductive health of male and female individuals। अब पहले से क्या हुआ, अब लोग थोड़ा अवेयर हो गए हैं कि हाँ स्मॉल फैमिलीज होनी चाहिए। पहले से क्या हो गया, आप टेक्निक सब अच्छे अच्छे आ गए हैं, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का डिटेक्शन अर्ली कर पा रहे हैं अपन, है ना। फिर आपका क्या हो गया, फैसिलिटीज भी बहुत सारे अब डेवलप हो गया पहले के कंपैरिजन में। तो यह क्या इंडिकेट कर रहा है कि पहले के कंपैरिजन में हमारा सोसाइटी सबके लिए, मेल हो फीमेल हो बच्चा हो, सबके टर्म्स में ज्यादा हेल्दी हुआ है। क्लियर है बेटा, इतना जल्दी बताओ। Yes, sir. आगे Yes. देखो, मेजर्स टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। अब हमने देख लिया कि ओवर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अब उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, पहला एडुकेशन होना बहुत जरूरी है। सबके अंदर यह है कि भाई जितनी छोटी फैमिली होगी, आपका क्राइसिस उतना कम होगा, रिसोर्सेज इतने प्रॉपर मिलेंगे, हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर उतना बर्डन नहीं होगा। अब देखो ना, कोविड के टाइम पे ही जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे कोविड कंट्रोल हो गया अच्छे से। क्यों, वैक्सीनेशन कम करना, इंडिया में इतना ज्यादा है कि लोग 25 मतलब रोज आप समझो कि 25 लाख 30 लाख 40 लाख 80 लाख वैक्सीनेशन हो रहा है डेली। फिर भी 1 साल लग जाएगा पूरे पॉपुलेशन को क्या करने में, वैक्सीनेट करने में लगेगा ना। प्लस इतना ज्यादा पॉपुलेशन, अभी सबने देखा होगा सेकेंड वेव में कितना ज्यादा बर्डन आ गया था, मतलब एडिशनल बर्डन हेल्थ सिस्टम पे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था कहीं पे बेड खाली नहीं है। ये सब किसका रिजल्ट है, ओवर पॉपुलेशन का। ठीक है, ऊपर से समझदारी भी कम है लोगों की। जैसे ही थोड़ा सा डेवलप मतलब कंडीशन बेटर हुआ, देख लो अहमदाबाद में ही आप, पूरा एकदम मास्क वास्क एकदम लगाएंगे मास्क, लेकिन यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाने से फिर, और बहाना क्या है, अगर बोल दो आप कभी भी, है ना, कि भाई अरे यार प्रॉपर तरीके से मास्क लगा दो, बस लगाता हूँ, बीच में सांस नहीं आती इसलिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे लोग बहाने देते हैं। तो ये सब कंडीशन क्या है, एडुकेशन प्रॉपर नहीं है। एडुकेशन है भी, फिर भी लोग मतलब एक्ट नहीं करते प्रॉपरली, मतलब एडुकेटेड के जैसा एक्ट नहीं करते हो। तो पहला क्या है, एडुकेशन, पीपल पर्टिकुलरली दोज इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, सबसे ज्यादा इन्हीं को समझाने की जरूरत है कि भाई स्मॉल फैमिली होना जरूरी है। दूसरा, आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन लेना चाहिए। तीसरा, आपको सारे अवेयरनेस होनी चाहिए। तो वही बोल रहा है, पीपल पर्टिकुलरली दोज इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप शुड बी एडुकेटेड अबाउट द एडवांटेज ऑफ ए स्मॉल फैमिली। उनको बताना चाहिए कि भाई छोटी फैमिली होनी चाहिए, तभी तुम भी सुखी रहोगे, बाद में आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा, बच्चे कम होंगे तो प्रॉपर एडुकेशन दे पाओगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पाओगे, देश के ऊपर भी बर्डन कम होगा, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बर्डन कम होगा। तो यह एडुकेशन सब में जाना चाहिए, पहली बात। मास मीडिया एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, है ना। सब तो पढ़ाता ही है, लेकिन लोग माने तब तो। चलो आगे देखो,
पोस्टर्स शोइंग अ हैप्पी कपल विथ 2 चिल्ड्रन विथ अ स्लोगन। ये आप देखते हो कि बहुत सारे ऐड आता है, बहुत सारे पेपर में भी आते हैं, हम दो हमारे दो शुड बी डिस्प्लेड। अब ये सब डिस्प्ले करने से अगर लोगों में समझदारी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। सब देखता है, सब सुनता है, लेकिन लोगों के लिए कोई फायदा नहीं करता। अब लेकिन देखने में आया बहुत लोग, जो यंग पॉपुलेशन है हमारे जनरेशन का, उनकी सोच आप देखोगे तो हाँ, वो लोग सोचते हैं कि हाँ बच्चा कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होने चाहिए। कोई कोई तो ये भी बोलता है कि एक ही काफी है ना। तो यह सब थोड़ा, एडुकेशन का मतलब क्या है कि नॉलेज होना, बुकिश नॉलेज होना एडुकेशन नहीं है। हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट योर एडुकेशन, है ना, वह मतलब ज्यादा उसका वैल्यू है कि आपके पास जो एडुकेशन है उसका आप एप्लीकेशन कितना कर रहे हो, लोगों को उससे सिखा कितना रहे हो आप। अगला देखो, तो ये आया था, है ना, पोस्टर शोइंग अ हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन विद अ स्लोगन हम दो हमारे दो शुड बी डिस्प्लेड। हम दो मतलब वाइफ एंड हस्बैंड प्लस उनके 2 बच्चे, ठीक है। मैरिजेबल एज, ये भी बताना बहुत जरूरी है हमारा सोसाइटी में। अभी बहुत ऐसा जगह है रूरल एरिया में जहाँ पे एडुकेशन की बहुत कमी है ना। लोगों की शादी 12 साल में, 15 साल में, 18 साल में फीमेल की शादी हो जाती है, मेल की भी हो जाती है ना। तो मैरिजेबल एज के बारे में सबको पता होना चाहिए। रेजिंग ऑफ द एज ऑफ मैरिज इज अ मोर इफेक्टिव मीन्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। नाउ मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल इज 18 ईयर्स एंड दैट ऑफ अ मेल इज 21 ईयर्स। अभी जो एज है फीमेल के लिए 18 ईयर्स मिनिमम होने चाहिए और मेल के लिए 21। मैं तो बोलता हूँ कि इसको ही बढ़ा के, कौन 18 ईयर्स में कौन सेटल होता है लाइफ में, इसको भी बढ़ा के कम से कम 25 साल इसको कर देना चाहिए और इसको बढ़ा के 28 साल कर देना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा ना, देखो ना, अब 18 साल में हो रहा तो रिप्रोडक्टिव एज बहुत जल्दी आ गया, बच्चे पैदा होने लग गए, पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया। ये भी एक तरीका है जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो सकता है। अगला, इंसेंटिव्स, है ना। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कपल्स विथ स्मॉल फैमिली शुड बी गिवन इंसेंटिव्स, है ना। ये बिहार में देखने को मिला है, जहाँ पे 2 बच्चे हो रहे हैं ना, तो वहाँ पे गवर्नमेंट उनको 20-20 हजार रुपए देती है हर फैमिली को जिनके 2 बच्चे होते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट को ऐसे कुछ अट्रैक्टिव ऐसे मतलब नहीं होता है, बताना चाहिए कि भाई आपके फैमिली में ये होगा तो उसकी एडुकेशन हम करवा देंगे इतने दिन तक, जिसके 2 बच्चे होंगे उनको कुछ प्राइज मनी दे दे, ऐसे करके, है ना। यहाँ पे लोग पैसे से ही सब कुछ देखते हैं कि अरे हाँ फ्री में कुछ काम हो जाए ना, तो यहाँ पे लोगों की भीड़ लग जाती है, वही बात है यहाँ पे। आगे फैमिली प्लानिंग, देयर आर मेनी बर्थ कंट्रोल मेजर्स विच कैन चेक बर्थ रेट, है ना। बहुत सारे बर्थ कंट्रोल मेजर्स है, कॉन्डम्स है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ना, इंजेक्टेबल्स है, बहुत सारी चीज है, पढ़ेंगे इस चैप्टर में अपन सब, है ना, जिससे हम पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। लेकिन कम कर सकते हैं, जब उसके बारे में नॉलेज हो तब। क्लियर है बेटा, इतना जल्दी बताओ। यस यस सर। चलो ठीक है, तो अभी टाइम हो गया है। अब अगला कल हम देखेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। इसमें कुछ बातें यहाँ से, कुछ टॉपिक में दम है, यहाँ से पढ़ेंगे अपन और फिर अपन आगे चैप्टर को खत्म करेंगे। 3 दिन या 4 दिन लगेगा, इसमें 4 लेक्चर में मैक्सिमम ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। यस हाँ, तो पढ़ना शुरू करो, आज आपको नोट्स मिल जाएगा। सिलेबस सबको पता है क्या आ रहा है, सबको पता है क्या आ रहा है सिलेबस, क्या आ रहा है बताओ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, है ना, आपको सबको तैयार करके आ रहा है, ठीक है। ओके क्लियर सर। है, चलो ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएगा आज, पक्का है। और ये भी नोट्स मिल जाएगा आपको, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी पूरा नोट्स मिल जाएगा आपको। चलो, कोई डाउट है किसी को तो पूछो, 2-3 मिनट टाइम है आपके पास। ह्यूमन हेल्थ का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो सब लोग, ये बताओ। यस सर। एमटीजी सॉल्व कर लिया पूरा इसका, हाँ सर। हो रहा है सारा सॉल्व। हाँ 90% हो रहे हैं सर। हाँ हो जाएगा वो। कौन से 10% नहीं हो रहे? सारे टॉपिक में से एक दो मतलब नहीं होते, बाकी तो हो जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो सब चीज़ का आप, क्योंकि आप 12th में हो, तो 12th वाले सिलेबस को भी अच्छे से लेके चलो शुरू से ही, है ना। और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब एक यूनिट आपका खत्म होने को आया, ये पहला यूनिट आपका इस चैप्टर के साथ खत्म हो जाएगा, जिसमें 4 चीज़ था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फिर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो अब चारों को एकदम बार बार रिवाइज करो। हाँ, इसके एनसीईआरटी लेवल के नोट्स वो भी मैं सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है, आज नहीं, 2-4 दिन में याद दिलाना, एनसीईआरटी के नोट्स भी सेंड कर दूंगा, जो केवल प्रॉपरली एनसीईआरटी के बारे में जिसमें लिखा हुआ है। और पढ़ाई करते जाओ और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, है ना। और हर भी जो पेपर देते हो आप उसको एनालाइज करो खुद से, ऐसा नहीं कि पेपर दे दिया हो गया कहानी खत्म हो गई।
कितने नंबर आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने लोगों से आगे हो पीछे हो, सारी चीजों को प्रॉपर देखो, ठीक है? बोलो। Yes, sir. चलो ठीक है, लेक्चर एंड करते हैं, कल मिलते हैं इसमें आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ। चलो बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, Welcome. sir. Bye, sir. बाय बाय।